So, welcome everyone in the new session of class 9, 2025 and 26. I am your biology teacher. I am going to complete all biology syllabus as per your NCERT book. तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर लिया था और अब इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर भी लिए थे। उन टॉपिक का पहले हम क्विक रिविजन करेंगे, थोड़ा सा रिविजन, और उसके बाद फिर नए नए टॉपिक्स को इस क्लास में डिस्कवर करेंगे। तो ये है सेल, जो हम आगे इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत सारे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये हमारे सेल ऑर्गेनेलीज जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी हमारी होने वाली है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन थोड़ा सा लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन के बारे में हमने समझा था, ठीक है। सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को डिस्कवर करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, ठीक है। और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जिनमें पहले साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी, कौन से में 1665 में। फिर लेवेनहॉक ने डिस्कवर किया 1674 में, वो भी एक लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सेल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जिसमें होता है ये साइटोप्लाज्म, और ये उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये उनका ब्रेन ऑफ द सेल जिसे हम बोलते थे, दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। ये पढ़ा था। और उसके बाद सेल को समझाने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट्स दी थी, जिसे हम क्या बोलते थे, सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? हमारे स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी, जहाँ पे स्लाइडेन क्या था, हमारे एक बॉटनिस्ट थे जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और स्वान जो हमारे थे एक एनिमल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, जिसे हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं कॉमनली। और इनका ईयर था 1839 स्वान और 1838 स्लाइडेन, ठीक है। इस तरीके से इन लोगों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए थे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये दो स्टेटमेंट थी, लेकिन इनकी फिर भी उसके बाद भी फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। दैट वॉज कि न्यू सेल्स कहाँ से बनती हैं, है ना। न्यू सेल का कॉन्सेप्ट ये नहीं बता पाए, इस वजह से इनकी थ्योरी फेल हो गई थी, जिसके बारे में रुडोल्फ वर्शिल ने बाद में 1855 में उसके बारे में स्टडी करके बताया कि जो न्यू सेल्स हमारी आती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेल थ्योरी भी कंप्लीट हुई थी। और फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी में केवल सिंगल सेल होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे ये वी ह्यूमंस, हम सारे ह्यूमंस क्या हैं, वी ऑल आर मल्टीसेलुलर, है ना, मल्टीसेलुलर। और बाकी यूनिसेलुलर में एग्जांपल है जस्ट लाइक अमीबा, है ना, बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे यूनिसेलुलर्स के। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा पहला लेक्चर का हो गया था इतना। और इसमें हमने सेल शेप, सेल साइज और सेल फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लेके किया था। सेल शेप अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होती है ना, जैसे आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव, कुछ राउंड होती है, कुछ ओवल, कुछ सेल एलोंगेटेड होती हैं, कुछ नैरो एंड ब्रांच जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। तो अलग अलग हमारे सेल के शेप्स भी हैं, और जितने ज़्यादा शेप्स हैं वो उतनी ज़्यादा फंक्शन भी प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्विक रिविजन ऑफ पार्ट 1, ठीक है। अब हम अपना नया लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे? सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना है? तीन चीजों से मिलकर, है ना। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, और वो तीन चीजें क्या हैं? पहला है हमारा न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, सब सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये न्यूक्लियस होता है जो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि ये सारे सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद दूसरा ऑर्गेनल क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म, है ना।
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? यही वो मेन एरिना है जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज के साथ साथ सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। मेन सेलुलर केमिकल रिएक्शंस सारे यहीं पे होते हैं। एक्टिविटीज कह लो या सेलुलर रिएक्शन कह लो, है ना। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या बोलते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और भी बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल के अराउंड पूरे सेल के स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है फर्स्ट, दूसरा है हमारा साइटोप्लाज्म, और फिर थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में अभी क्या पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी है, किस चीज़ की बनी होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा अपीयर होता है। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सुंदर सा डायग्राम। ठीक है, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी फिलहाल देख सकते हैं हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल के अराउंड ऐसे होती है। सेल के अराउंड ऐसे 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 पूरी अरेंज होती है ना। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ सेल है, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने ले करके देखा है। ठीक है, ये सपोज हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको हमने ऐसे जूम करके बड़े से स्ट्रक्चर में देख रखा है। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही विजिबल होती है। ठीक है, इसमें ये सब क्या है? बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, है ना, मैनी मोर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये इसके मेन कॉम्पोजिशन है। प्रोटीन और लिपिड इसके मेन कॉम्पोजिशन है। बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होते हैं, शुगर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक सुंदर सा डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हिंट लेने के लिए ये देख लिया आपने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और भी काफ़ी पॉइंट्स हम जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताऊँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर, है ना, आउटर लेयर। इसे हम आउटर लेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल के जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर ये पाई जाती है ना। सेल के बाहर ही तो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आउटर मेम्ब्रेन, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखते हैं दिस इज आउटर लेयर। इसे हम आउटर लेयर के साथ साथ बोलते हैं डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, हम इसे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, डीलिमिटिंग का मतलब क्या होता है? वो एकदम आखिरी स्ट्रक्चर, मतलब एकदम लास्ट। एनिमल सेल के बारे में बात करें तो सबसे बाहर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये सेल वॉल ही होता है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है ना। ये है हमारा सेल सपोज, तो इसके बाहर क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है सबसे आउटर में। सबसे आखिरी लेयर जो प्रेजेंट होती है उसी को बोलते हैं डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या है? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में ये डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल, स्पेशली एनिमल सेल, है ना। क्योंकि अगर हम प्लांट के कॉन्सेप्ट में ये लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट के बाहर सबसे आउटर में क्या होता है? एक अलग से लेयर होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल, है ना। तो प्लांट का डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है सेल वॉल, लेकिन एनिमल का डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब क्या क्या चीज़ें मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बना है? मेनली प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? जैसा प्रोटीन एक बायोकेमिकल है ना, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है, वैसा ही लिपिड भी एक बायोकेमिकल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है और वहीं पे पाया भी जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन, लिपिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं हम इसे, और वाटर,
इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला करके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, प्रोटीन, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल्स। ठीक है, बायोकेमिकल्स। ठीक, फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का मतलब क्या होता है? एसपीएम का मतलब पता है? व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम? एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेमी का मतलब होता है आधा या थोड़ा। ठीक है, परमिएबल का मतलब होता है फिल्टर कह सकते हैं। ठीक है, एक्ट लाइक अ फिल्टर, एक्ट लाइक अ फिल्टर। ये फिल्टर की तरह एक्ट करती है मेम्ब्रेन, तो पता ही है, जो सेल के बाहर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि ये इसकी ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एकदम स्टार पॉइंट कर लो। क्योंकि क्या है कि ऐसी ये एक लेयर है ना, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ये है कि जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम केवल उन्हीं चीज़ों को खाते हैं। हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं या जिन चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम केवल उन्हीं चीज़ों को ईट करते हैं। ठीक है, यूजलेस चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, वैसे ही हमारे सेल के पास भी ये एबिलिटी देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे सेल को सपोज क्या है, सपोज ये हमारी सेल है। ठीक है, इसको प्रोटीन चाहिए और वो प्रोटीन इसके पास नहीं है, उसे कहीं और से चाहिए। ठीक है, इसे कोई भी प्रोटीन चाहिए या फिर कह लो शुगर चाहिए या कुछ भी जो इसको नीडेड है, जिस चीज़ की इसको ज़रूरत है वो इसे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ वेस्ट भी है यहाँ आसपास। तो क्या होगा ना कि हमें जो प्रोटीन चाहिए, ठीक है, हमें जो प्रोटीन चाहिए, हमें जो प्रोटीन चाहिए सेल के लिए, सेल क्या करेगी, अब ये सारे मटेरियल यहाँ पे मूव करके आ रहे हैं। ठीक है, सारे मटेरियल मूव करके आना चाहेंगे सेल के अंदर, प्रोटीन आएगा, शुगर आएगा, साथ में ये जो वेस्ट पड़ा हुआ है ना ये भी इन सबके साथ ट्रेवल करके आने लगेगा। लेकिन हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, वो केवल यूजफुल चीज़ों को इंटर करने की परमिशन देती है। तो मतलब यहाँ पे वो देखेगी शुगर आया है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, शुगर को पहले वेरीफाई करेगी। ठीक है, शुगर को वेरीफाई करेगी और पता करेगी कि क्या ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। जब पता चला कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल है और सेल को इसकी नीड भी है, तो क्या करेगा सेल, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करेगा और शुगर आ जाएगा हमारे सेल के अंदर। ठीक है, चलो शुगर हो गया। फिर प्रोटीन के बारे में चेक करेगा, क्या हमें अभी प्रोटीन की ज़रूरत है। सेल को पता चलेगा कि हाँ हमें प्रोटीन चाहिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन को भी इजाज़त दे दी जाएगी कि आप भी हमारे सेल में आइए। ठीक है, तो प्रोटीन भी आ गया, शुगर भी आ गया, बचा ये वेस्ट। वेस्ट को कौन चाहेगा कि हमारे पास आए, सब कोई चाहता है कि वेस्ट चीज़ें हमसे दूर ही रहें। तो सेल क्या करेगी, यानी कि जो हमारी सेंसिटिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको नेग्लेक्ट कर देगी, इसको एंट्री नहीं देगी। इसके लिए हो गई हमारी नो एंट्री। ठीक है, हमारी सेल इसको परमिट नहीं करेगी कि हमारे सेल के अंदर वेस्ट आए और हमारे सेल को गंदगी में मिक्स कर दे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमारा सेल है, ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो सेल है वो सेल जो वेस्ट को अलाउ नहीं करता है आने के लिए, ये एबिलिटी सेल के पास कहाँ से है, ये बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है सेल के पास, जहाँ पे उसने यूजफुल चीज़ों को अलाउ कर दिया, परमिट दे दी कि हाँ तुम आ सकते हो, है ना, लेकिन यूजलेस चीज़ों को वहीं पे नेग्लेक्ट कर दिया, सेल के अंदर आने भी नहीं दिया, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है और ये कैरेक्टरिस्टिक उसको कहाँ से मिली, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिली। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन सा नेचर है जो इस कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, दैट इज द सेमी परमिएबल नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। है ना, तो
हमारी सेल SPM है यानी सेमी परमिएबल का जो आइडिया है ये काफी अच्छा है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन SPM होती है जो वेस्ट चीजों को, जो यूजलेस चीजों को सेल के अंदर एंट्री नहीं करने देती है और हमारे सेल को सेफ रखती है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि हमारी सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्टली एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। ये प्रेजेंट तो होती है प्लांट सेल में लेकिन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है। उसके बाहर की एक और लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, तो वो बन जाती है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। और एनिमल सेल के लिए डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा था कॉम्पोजिशन, किन किन चीजों से मिलकर के हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। और फिर थर्ड है हमारा SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे सेल पे ये आपने जान लिया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताऊं तो ये क्या है, ये एक मॉडल, जैसे DNA का मॉडल दिया गया था, DNA के बारे में बताया गया था कि दो साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने मिलकर के बताया था कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। उन सारी बातों को जैसे दो साइंटिस्ट ने मिलकर के बताया था, वैसे ही हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल में हम किसकी स्टडी करते हैं, इस मॉडल में हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट दैट वर सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। और इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। Here we study the structure and arrangement of different biomolecules या biochemicals, different biochemicals present in plasma membrane, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम पढ़ते हैं here we study the structure and arrangement of different biomolecules present in plasma membrane, यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये हमने जान लिया, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से अरेंज है, इन बातों को सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल से समझाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ना कि चीज़ों का ट्रेवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो वही है, सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये जान लो कि ये एक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एक्सचेंज of various useful and useless materials from the cell। इसका मतलब क्या है
ये कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करती है, या तो वो यूजफुल हो या तो वो यूजलेस हो। अब एक बात ये आती है कि यूजलेस मटेरियल का एक्सचेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो यूजफुल मटेरियल का एक्सचेंज होना ये समझ आता है कि सेल को जिस चीज़ की नीड हो रही है वो उसे अलाउ कर रही है कि सेल में इंटर हो जाओ और हमें हमारी ज़रूरत पूरी कर दो। लेकिन यूजलेस चीज़ का एक्सचेंज होना ये क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सेल है, ठीक है, सेल ने बहुत सारा खाना खाया, अब बहुत सारे इसमें वेस्टेज भी कलेक्ट हो गए, तो उन वेस्ट को क्या हुआ ऐसे अपने सेल के अंदर रखेगी क्या, ऐसे वेस्ट कैसे पैक करके सेल के अंदर रखी रहेगी क्या, नहीं, सेल इनको थ्रो आउट भी तो करेंगे, है ना, ताकि उसकी सेल में जो क्लीननेस बनी है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये सारे वेस्ट को थ्रो आउट करेगी, ठीक है, थ्रो आउट ऑल द वेस्ट, सारे वेस्ट को थ्रो आउट करेगी, बाहर फेंक देगी, ठीक है। और ये जो वेस्ट को थ्रो आउट करने का प्रोसीजर है ना, इसमें भी कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ यूजलेस एंड यूजफुल मटेरियल में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। यूजफुल मटेरियल जो बाहर होंगे उनको ये अंदर एंट्री कर लेगी और जो यूजलेस मटेरियल है उन्हें ये थ्रो आउट कर देगी, तो दोनों मटेरियल्स का एक्सचेंज यहाँ पे चलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और वो क्या है, फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नेचर की है, वो सॉफ्ट नेचर की है, ठीक है, ये सॉफ्ट होती है काफी ज्यादा, ठीक है। और फ्लेक्सिबल यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, समझ तो आ ही रहा होगा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूव कर सकती है ना। जैसे क्या है कि एक हार्ड टफ रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सॉफ्ट सी होती है जो मूवेबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। और किसकी वजह से फ्लेक्सिबल होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड इन्हीं की वजह से ये फ्लेक्सिबल भी है ना। प्रोटीन, लिपिड, शुगर, इन्हीं लोग की वजह से ये फ्लेक्सिबल। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसमें प्रोटीन की जगह पे, लिपिड की जगह पे सेलुलोज वगैरह प्रेजेंट होता है, सेलुलोज काइटिन, तब ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन इनमें प्रोटीन, लिपिड, शुगर है और कार्बोहाइड्रेट है, इस वजह से ये लेयर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रोसीजर होती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ये यूजफुल और यूजलेस चीज की एक्सचेंज में हेल्प करती है, तो वो दो प्रोसेस फॉलो करके ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। वो दो प्रोसेस कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। अगर हमें सपोज एक्सोसाइटोसिस, ये एक टर्म है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, और दूसरा है एंडोसाइटोसिस। ये क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। हमने अभी पढ़ के आया है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और या एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है, ठीक है। यूजफुल मटेरियल को ये अलाउ करती है कि सेल में एंटर हो जाए और यूजलेस मटेरियल को ये थ्रो आउट करती है कि सेल में एंट्री नहीं देंगे वरना हमारी सेल डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो वो इन्हीं दो प्रोसेस से वो प्रोसेस कर पाती है। यही वो दो प्रोसेस है जिससे वो यूजफुल चीज़ों को या तो अलाउ करेगी और यूजलेस चीज़ों को नेग्लेक्ट करेगी। तो एक टर्म है हमारा एंडोसाइटोसिस और एक टर्म है एक्सोसाइटोसिस। ये वर्ड समझने के लिए पहले इस वर्ड को थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है आउट, है ना, एक्सो का मतलब होता है आउट, और साइटोसिस का मतलब होता है समथिंग मूव या सेलुलर मूवमेंट कह सकते हैं, सेलुलर मूवमेंट, ठीक है। फिर एंडो को बोल सकते हैं हम लोग इनसाइड, ठीक है, और साइटोसिस सेलुलर मूवमेंट, ठीक है। तो दो टर्म है, एक है एक्सोसाइटोसिस और एक है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब भी कोई चीज, यहाँ पे हमने पहले ही समझ लिया कि आउट, आउट मतलब बाहर करना, है ना, बाहर करना, समझ आ रहा है यहाँ से कि इस प्रोसेस से सेल क्या करेगी, किसी भी चीज को थ्रू आउट करेगी। और एंडो मतलब इनसाइड, मतलब सेल अपने अंदर आने की इजाजत देगी, ठीक है, अंदर फर्मेंट करने की
परमिशन दे देगी कि इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि किसी भी चीज का मूवमेंट इनसाइड द सेल होने वाला है इस प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि आउट सेलुलर मूवमेंट और ये इनसाइड सेलुलर मूवमेंट, मतलब सेल के अंदर मूवमेंट होगा, ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें से कोई एक चीज सेल से बाहर जाएगी, ठीक है। जब कोई भी चीज सेल से बाहर जाने लगती है, ठीक है, ये हमारी सेल है और सेल से कोई मटेरियल बाहर जा रहा है, थ्रू आउट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और ऐसा एक फेनोमेना जिसमें कोई भी चीज सेल के अंदर मूव करके हुआ आता है, ठीक है, कोई भी चीज सेल के इनसाइड मूव करके आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज मूव करती हुई सेल के अंदर आ जाए तो एंडोसाइटोसिस, और जब भी कोई चीज मूव करते हुए सेल से बाहर चली जाए तो वो एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हम एक्सोसाइटोसिस किसकी होगी, यूजली वेस्ट, और एंडोसाइटोसिस किसकी होगी, यूजफुल चीजों की। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस by which something moves outside the cell. उसे क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच समथिंग मूव आउटसाइड द सेल। एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी चीज सेल से बाहर जा रही है उसको बोलते हैं सिंपली क्या, एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच समथिंग मूव्स inside the cell, है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी चीज सेल के अंदर मूव करती हुई आ रही है उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे दो प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी चीज सेल के अंदर एंटर हो सकती है, दैट इज एंडोसाइटोसिस, और एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी चीज सेल से बाहर जा सकती है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक पे आगे हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको पढ़ने से पहले ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सारी चीजें हमें आसानी से समझ आएंगी, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन वर्ड का मतलब क्या होता है ना, डिफ्यूजन वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। देखो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, व्हाट इज, है ना। तो देखो, किसी भी चीज का मूवमेंट, सपोज हमने यहाँ पे दो वेसल बनाए, ये दो वेसल हमने लिए, ठीक है, और इनको हमने यहाँ से ज्वाइन कर लिया, और ये और ये हमारे ये दो वेसल्स हैं। एक ऐसा वेसल है जिसमें वाटर फिल्ड है पूरा एंड का, ठीक, और ये ऐसा वेसल है जिसमें केवल इतना ही वाटर है, क्या है, वाटर, ठीक है, और ये ठीक है। अब अगर मैं बताऊँ, ठीक है, ये है हमारा दो वेसल है जिसको मैंने इस पाइप के थ्रू अटैच कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, इधर पानी का लेवल बहुत ज्यादा है यानी कि हायर कंसंट्रेशन, ठीक
है, और यहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन है ना। अब क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पे अगर पानी का फ्लो स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, पानी का मूवमेंट अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो अब क्या है, वाटर स्टार्ट करना होगा, मूवमेंट अपना स्टार्ट करेगा, फटाफट से इस साइड मूव करके आएगा, और तब तक मूवमेंट होगी जब तक कि ये वाटर लेवल दोनों का बैलेंस ना हो जाए, है ना। जब तक दोनों का वाटर लेवल बैलेंस ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट चलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक का कंसंट्रेशन कम है। जब भी दो वेसल ऐसे आपस में अटैच हों जिनमें एक में ज़्यादा वाटर लेवल है, एक में कम है, तो क्या होगा, जिसमें ज़्यादा पानी होगा वहाँ से वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागने लगेगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि ये बैलेंस ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो वही चीज, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, यही कहलाता है डिफ्यूजन, है ना। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यही डेफिनेशन कह रही है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उधर मूव करके जाए जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, कम, है ना। तो जब कोई भी चीज हायर टू लोअर पे मूव करती हुई जाती है, उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। जब भी कोई चीज अपने हायर टू लोअर पोजीशन पे पहुंचती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, यही होता है हमारा डिफ्यूजन, हायर टू लोअर, ठीक, हायर टू लोअर जा रही है तो यही होती है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन समझ आ गया कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, बस भाई हायर कंसंट्रेशन क्या का मतलब है कि जहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का लेवल कम है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड, गैस, सॉलिड, एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम यूजुअली क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स, है ना। रूट्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन चल रहा है, तो वो क्या, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, उधर से वाटर मूव करते हुए कम तरफ में ट्रेवल करता है, ये होता है हमारा डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरा एकदम आता है इसी से मिलता जुलता, ठीक है, दैट इज ऑस्मोसिस, ये इसी से एकदम रिलेटेड है, ऑस्मोसिस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारे डिफ्यूजन में था ना कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो, वैसे ही ऑस्मोसिस में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने डेफिनेशन लिख रखी है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डेफिनेशन तो सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, है ना, डिफरेंस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। हमारे डिफ्यूजन में ये टर्म यूज नहीं होता, लेकिन ऑस्मोसिस में हो रहा है, बस इतने का ही डिफरेंस है। डिफ्यूजन में भी था कि किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, हायर टू लोअर चल रहा है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे, बस यहाँ पे फर्क है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि सपोज जैसे हमने वहाँ पे वेसल बनाया था, वैसे यहाँ पे भी ये एक वेसल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब तो समझ आए कि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ये फिल्टर जैसी लेयर होती है, ठीक है, सिर्फ फिल्टर का काम करती है। सपोज ये हमारी है एसपीएम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे हमने लिया दो वेसल जैसे डिफ्यूजन में लिए थे, एक में कंसंट्रेशन हाई है, एक में कंसंट्रेशन लो, ठीक है, और हमने ये बीच में क्या लगा रखी एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, सिंपली मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, जब स्टार्ट होगा फ्लो ऑफ वाटर, स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो जाएगा,
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेम टू सेम डिफ्यूजन की तरह, ठीक है। बस एक नई चीज आ जाएगी, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब वहां पे क्या था कि वाटर ऐसे ही सिंपली पास करना था, कैनाल के थ्रू ऐसे ट्रेवल करने लगा, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, एक लेयर से, एक फिल्टर पेपर, यहाँ पे एक छन्नी जैसा एक लेयर लगा देंगे जिसमें से वाटर फिल्टर हो करके तब इस लेयर में आएगा। बस यही फर्क। वाटर का मूवमेंट अभी भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही हो रहा है, बस डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे एक फिल्टर पेपर से पास होकर के तब पानी आएगा। मतलब यहाँ पे अब जो वाटर आएगा वो एकदम प्योर आएगा, फिल्टर्ड वाटर आएगा, है ना। अब जो वाटर आएगा वो फिल्टर्ड आएगा, बस यही फर्क है। पहले ऐसे नॉर्मल वाटर जो था हमारे यहाँ पे फिर वही यहाँ पे तुरंत आ जाता था, लेकिन अब क्या है, एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से गुजर के तब वो आता है, इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया और कर दिया गया ऑस्मोसिस। मतलब सिंपली वही बातें हैं, अभी भी मूवमेंट हायर टू लोअर चल रहा है, बस क्या हो रहा है, बीच में एक स्टेप फिल्ट्रेशन हो रहा है। बस बीच में फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, समथिंग, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी भी मूवमेंट हायर टू लोअर ही है, बस डिफरेंस क्या है कि बस जो अब मूवमेंट होगा वो एकदम प्योरेस्ट होगा, फिल्टर हो जाएगा बीच में फिनोमेना, ठीक है। बस फिल्टर की प्रोसेस से ये पूरी प्रोसेस अलग हो गई। और ये फिल्टर कौन कर रहा है, हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक अच्छा सा नेचर है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या ऑस्मोसिस भी होती है, डिफ्यूजन भी होता है, और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट टर्म, सॉल्यूशन, सॉलिड, सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्यूशन हमें पता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, है ना। इसी से इसका यहाँ पे क्या नीड है, इसका यहाँ पे नीड है कंसंट्रेशन टर्म को समझना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक इन दोनों को मिलाकर हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, और कभी कभी ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, है ना। कभी कभी क्या होता है, तो उसकी वजह से पूरा हमारा सॉल्यूशन का नेचर ही बदल जाता है, ठीक है। सॉल्यूट ज्यादा तो सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट ज्यादा। इस बेसिस पे हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस को पढ़ना है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, जो कम ज्यादा होकर दो तरीके का सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो चीज होती है इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड। ऐसी कोई भी चीज जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट तो समझ आ गया कि इसके अंदर हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होने वाला है, लेकिन सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट होता है एनीथिंग दैट इज dissolved in a solvent, ठीक है। कोई भी चीज जो डिसॉल्व हो रही है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रही है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक वेसल जिसमें है वाटर, ठीक है, जिसमें है वाटर। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने रखा है वाटर और इसमें हमारा ऐड कर रहे हैं शुगर, शुगर का यहाँ पे एडिशन कर दिया, ठीक है। शुगर यहाँ पे ऐड हो गई, तो अब क्या है, हम इसको एक सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स इट वेल,
करेंगे वेल और एक सोल्यूशन हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या है, सोल्यूशन तो बन गया। सोल्यूशन जब भी बनता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है। तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे डिसॉल्व जो होता है उसे सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारा शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो वाटर में डिसॉल्व हो रही है। जिस चीज़ में हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। तो ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। जब भी सॉल्यूट डिसॉल्व होगा जिस भी चीज़ में उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है दैट इज वाटर। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ आ गया। इसके बेसिस पे हम दो टर्म्स को जानेंगे, एक होता है कंसंट्रेशन और एक होता है डाइल्यूशन, ठीक है। इसके बेसिस पे सॉल्यूट सॉल्वेंट बेसिस पे हम दो बातें समझेंगे, एक कंसंट्रेशन और एक डाइल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट जहाँ पे ज़्यादा, ऐसा सॉल्यूशन in which solute is higher than solvent is called concentrated solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम। तो ये एक सॉल्यूशन बना क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही है, लेकिन कैसा सॉल्यूशन बना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट कम और सॉल्वेंट ज्यादा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तो यहाँ पे भी बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। यही वो दो कंडीशन है जो एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए नेसेसरी होती है और वो दोनों ही चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूशन बन गया, लेकिन कैसा सॉल्यूशन बना, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। तो ये होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक। तब अब ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे बुक में मेंशन है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इसके बाद कार्बन मेंब्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश है, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट हैपेंड टू द सेल केप्ट इन अ शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रख दें, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में अगर कोई सेल रखा जाती है तो उस सेल को क्या होता है, सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर सेल को हम किसी सॉल्यूशन में रख देंगे तो सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो तीन इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम किसी सेल को सुपर सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो तीन इफेक्ट पड़ेंगे। वो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, एक हाइपरटोनिक, एक आइसोटोनिक और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को समझने से पहले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक है, हाई। और आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। और हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है। हाइपर, आइसो और हाइपो, इन तीनों वर्ड का मतलब होता है हाई, इक्वल एंड लेस। अभी यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल की बात हो रही है। ये तीनों बातें किस पे बेस्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल पे। कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ये तीनों बातें कंसंट्रेशन ऑफ सेल पे डिपेंड है। मतलब एक
ऐसी कंडीशन जहां पे सेल का कंसंट्रेशन है हाई, ठीक है, वो हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसी कंडीशन जहां पे सेल का कंसंट्रेशन है इक्वल, किस चीज के इक्वल, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे सेल का कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज इक्वल वो आइसोटोनिक, कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज लेस वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज हाई तो हाइपरटोनिक कंडीशन, इक्वल आइसोटोनिक, लेस तो हाइपोटोनिक, ठीक है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, इतना हमने हिंट ले लिया, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे ये क्या है, सेल और मीडियम। हाइपर अभी हम पढ़ गया है, हाइपर का मतलब हाई, ठीक है, हाई क्या चीज हाई है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज हाई, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज हाई, कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज हाई, तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब किसके कंपैरिजन में हाई है, हम हाई और लो बोल रहे हैं या इक्वल बोल रहे हैं, तो किसी दो चीज में कंपैरिजन हो रहा है, तभी तो हम बता रहे हैं कि सेल का कंसंट्रेशन अभी हाई है, अभी लो है, अभी इक्वल है। तो एक कंडीशन हमने ली है सेल की, ठीक है, एक कंडीशन ली है हमने सेल की और एक कंडीशन ली है मीडियम, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सेल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ठीक है, सपोज ये है हमारी सेल, ये है सेल और ये बाहर का, ये हमारी पूरी ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन जो कलर का है, ये पूरा हमारा सेल है, ठीक है। और इसके बाहर की एरिया को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोल लें, या फिर एक एनवायरनमेंट जहाँ पे सेल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये कोई एनवायरनमेंट है और ये उसी को मीडियम बोला है हमने, जहाँ पे मतलब जैसे हम अपने घर पे रहते हैं तो घर हमारा क्या एनवायरनमेंट और हम वहाँ के सेल, वैसे ही ये सेल यहाँ पे रह रही है और ये उसके आसपास के एरिया है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सेल का कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर कर रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज हाई। अब सपोज यहाँ पे मैं सुगर सॉल्ट सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, सुगर सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पे भी फिल्ड है, सुगर सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे फिल्ड है पूरा, ठीक है, और वही सॉल्यूशन यहाँ पे भी फिल्ड है। अब हमें सेल का कंसंट्रेशन हाई बताना है, इसलिए हम सेल में थोड़ा ज़्यादा फिल करेंगे, ठीक है। ये हमारा सुगर सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, देखिए एनवायरनमेंट में क्या है, ये हमारा एनवायरनमेंट या मीडियम जहाँ पे सेल एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन का अमाउंट क्या है, बहुत ही कम, और यहाँ सेल के अंदर तो शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, हाई, और एनवायरनमेंट का जो कंसंट्रेशन है वो लो है ना। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन हाई हो गया और एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन लो हो गया, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखा जाए तो सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई कंसंट्रेशन, और मीडियम का लो कंसंट्रेशन, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द सेल व्हेन केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा सेल। अब हमने ये पढ़ रखा है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट चलता है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हमने पहले ही डिफ्यूजन में पढ़ रखा है, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले पढ़ रखा है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट चलता है सेल में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमें ये बताया कि हायर कंसंट्रेशन किसका है, सेल का है, और लोअर कंसंट्रेशन किसका है, एनवायरनमेंट का। तो जब यहाँ पे मूवमेंट होगा तो कहाँ से कहाँ, ये शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन सेल में ज़्यादा है तो ये सेल से मूव करके एनवायरनमेंट में आएगा, क्यों, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन है हाई
और मूवमेंट होता है किधर, हायर टू लोअर। तो इन्वायरमेंट से चीज़ें, सेल से जो चीज़ें हाई हैं वो चीज़ें अब इन्वायरमेंट में इंटर होने लगेंगी। मतलब क्या, कि शुगर सॉल्ट सोल्यूशन ये क्यों हो रहा है, ताकि दोनों इन्वायरमेंट और सेल में कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के लिए ये मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सेल में जब ज़्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये इन्वायरमेंट में बैलेंस करने के लिए मटेरियल्स को ट्रैवल कराएंगे, ठीक है। तो अब मटेरियल्स का क्या एक्सचेंज होगा, और मटेरियल सेल से मूव करके कहाँ पे आ जाएंगे, इन्वायरमेंट में, है ना। मटेरियल सेल से मूव करके इन्वायरमेंट में आ जाएंगे और सेल और इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो मूवमेंट यहाँ पे कहाँ से होगा, मूवमेंट फ्रॉम सेल टू मीडियम, ठीक है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, सेल से मीडियम में होने लगेगा। क्यों, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन है हाई और मीडियम का कंसंट्रेशन लो, ठीक। अब जब सेल से कोई चीज मूव करके इन्वायरमेंट में जाने लगेगी, तो सेल क्या, पहले सेल ऐसी थी हमारी एकदम भरी भरी सी, है ना, पहले हमारी सेल ऐसी थी, लेकिन अब इसमें से कोई चीज जा रही है। तो सपोज हम एक जैसे कोई भी पैकेट लेते हैं, उसमें जब कोई चीज़ भरी होती है तो वो एकदम से अच्छे से शेप में होती है, और जैसे जैसे उसमें से मटेरियल खत्म होते जाता है तो वो अपने शेप को छोटा करते जाती है ना। तो क्या है, सेल से जब कोई चीज़ मूव करके बाहर चला जाएगा तो सेल धीरे 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 श्रिंक होने लगेगी, छोटी होने लगेगी, है ना। मतलब ऐसे सिकुड़ने लगेगी। पहले एकदम ऐसे स्ट्रेट थी, लेकिन अब वो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा सिकुड़ जाएगी, है ना, ऐसे छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी एकदम से। क्यों, क्योंकि अब सेल में जगह हो गई, स्पेस हो गई, स्पेस अब पूरा सिकुड़ के कवर हो जाएगा। तो सेल में जब किसी भी चीज़ का मूवमेंट सेल से बाहर हो गया, सेल से कोई चीज़ चली गई, तो सेल में क्या हो गया, सिकुड़ गई सेल, तो उसको बोलते हैं श्रिंक होना, ठीक है। तो जब भी सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा मटेरियल्स का, तो सेल में एक प्रोसेस हो जाएगी जिसे हम कहते हैं श्रिंकेज। सेल हमारी सिकुड़ सी जाएगी, है ना, श्रिंकेज। और एक बात, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो रहा है या एंडोसाइटोसिस, हम ये सेल के एस्पेक्ट में बताएंगे, अकॉर्डिंग टू सेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल, सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो रही है या एक्सोसाइटोसिस। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो रही है। कैसे, क्योंकि सब्सटेंस क्या सेल से बाहर मूव करके जा रहा है ना, सेल से आउटसाइड जा रहा है, तो आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है। तो ये है हमारा हाइपरटोनिक कंडीशन में जब भी हम सेल को रखेंगे तो सेल में ये तीन चीज़ें होंगी। एक तो मूवमेंट होगा फ्रॉम सेल टू मीडियम, दूसरा सेल में श्रिंकेज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी सेल, और अकॉर्डिंग टू सेल यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी, ठीक है। यही है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दूसरा आता है आइसोटोनिक, जिसे हम अभी नहीं, इससे पहले हम हाइपोटोनिक पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोटोनिक, ठीक है। अब हाइपोटोनिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हाइपोटोनिक में क्या है, हाइपो का मतलब होता है लेस, है ना, हाइपो वर्ड का मतलब हो गया लेस, यानी कि यहाँ पे कैसा कंडीशन, कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज लेस, सेल का कंसंट्रेशन यहाँ पे कैसा है, लेस हो रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सेल क्या हो गया, लेस, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, मीडियम में हाई कंसंट्रेशन। जब सेल का कंसंट्रेशन कम हो गया तो ऑब्वियसली जो हमारा मीडियम है उसका कंसंट्रेशन हाई हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये हमारी सेल है और इसमें शुगर सॉल्ट सोल्यूशन फिल है, ठीक है। अब क्या, तो हमारे मीडियम में, जो हमारा मीडियम है, मीडियम में शुगर सॉल्ट सोल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमने हाइपोटोनिक कंडीशन ली है, ठीक है। हाइपोटोनिक में मीडियम में शुगर सॉल्ट सोल्यूशन मोर, शुगर सॉल्ट सोल्यूशन मोर है ना, शुगर सॉल्ट सोल्यूशन है ये, जो यहाँ पे बर्फ
फील्ड है, मीडियम में वो ज़्यादा है, मीडियम का कंसंट्रेशन हाई हो गया। बाकी चीज़ें ठीक है, बाकी सेल में जो हमारा मीडियम है वो क्या हो गया, लो। हमें पता है डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग या फिर ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट हाई टू लो होता है, और यहाँ पे अब हायर कंसंट्रेशन मीडियम का है, तो मीडियम से चीज़ें मूव करती हुई सेल के अंदर आए। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मूवमेंट अगर फ्रॉम मीडियम टू सेल, ठीक है, मीडियम टू सेल पे मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। जब भी कोई चीज़ यहाँ पे सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, मतलब क्या कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ से चीज़ें मूव करके कहाँ पे जा रही है, सेल में। यहाँ से चीज़ें आ रही हैं सेल में, सेल में चीज़ें जब मूव करके आ रही हैं मतलब सेल के इनसाइड, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे हो रहा है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो रही है, मतलब कि मीडियम से चीज़ें मूव करके सेल के अंदर आ रही है, ये हो गया एंडोसाइटोसिस। अब एक बात कि जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर मूव करती हुई आएगी तो सेल एक्सपैंड होने लगेगी, सेल में एक्सपेंशन होने लगेगी, ठीक है, सेल गेट एक्सपैंड, और ये एक्सपैंड होने लगेगी, इसे हम बोलते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग अपर टू द सेल, स्वेलिंग या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अपर टू द सेल, ठीक है। तो जब भी हम कभी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी सेल को अगर रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सेल का कंसंट्रेशन यानी कि लेस है और मीडियम का कंसंट्रेशन लो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज ऑलरेडी लेस, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मूवमेंट होगा हमारा हायर टू लोअर, ठीक है, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा हाई टू लो। तो जब हायर टू लोअर होगा यानी कि मीडियम से चीज़ें मूव करती हुई सेल में आएंगी, क्यों, क्योंकि सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर मूव करके आती है उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब सेल में कोई चीज़ भराने लगेगी तो सेल का साइज एक्सपेंड होने लगेगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है जब भी हम किसी सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखते हैं। आइसोटोनिक हमने पहले बात कर लिया था, आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम एंड सेल इज इक्वल। जितना शुगर सॉल्ट सोल्यूशन मीडियम में है उतना ही सेल में भी है, इसीलिए दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन। दोनों का कंसंट्रेशन क्या इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सेल है उसमें जितना शुगर सॉल्ट सोल्यूशन है उतना ही सेल के अंदर भी है, ठीक है। तो शुगर सॉल्ट सोल्यूशन लेवल और कंसंट्रेशन इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल है, तो जहाँ पे कंसंट्रेशन आपस में इक्वल है वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, और जब मूवमेंट नहीं होगा तो फिर क्या, आइसोटोनिक जब कंसंट्रेशन ही इक्वल है, देखो खुद ही बताना मूवमेंट होगा, दोनों में पानी पूरा एकदम टॉप लेवल तक फिल्ड है, ठीक है, पूरा एकदम फिल्ड है, तो क्या अब यहाँ पे कोई मूवमेंट हो सकता है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं होगा क्योंकि दोनों का वाटर लेवल इक्वल है, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। मूवमेंट तभी होता है जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा तभी मूवमेंट होगा, और यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ही इक्वल है तो मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, तो नो मूवमेंट अकर हियर, नो मूवमेंट occur here, hence no change occur to the cell, ठीक है।
सेल में अपना मटेरियल फिल्ड है और मीडियम में अपना ही मटेरियल फिल्ड है, तो यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, ना मीडियम में ना ही सेल में, तो दोनों आपस स्टेबल बने रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ना सेल को ना मीडियम को, ना सेल अब स्ट्रिंक होगी ना स्वेलअप होगी, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक का कंसंट्रेशन लेवल समझ आ गया। सेल में क्या चीज़ें होंगी, जब भी मूवमेंट होगा, मूवमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन एक का हाई होना चाहिए, एक का लो, चाहे वो सेल हो चाहे मीडियम, तभी मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतने पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कर ली हैं, जितनी चीज़ें हमारे एनसीईआरटी बुक में थी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इसके बाद भी तो यू कैन आस्क, ठीक है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।